हेलो बच्चों। तो आज हम लोग वंशागत की और विविधता के सिद्धांत में एक नया क्लास देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे रोगों के बारे में हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, और उसके आगे हम लोग और रोगों के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे। मतलब मेंडल के द्वारा जो खोजा गया जीन था उसमें जो कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाती है तो उसकी वजह से जो रोग होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे उससे जुड़ी हुई और भी जो डिजीज होती है, जो ऑटोसोमल डिजीज होती है, उन सब के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में ये मेंडेलियन विकार में पहला जो सिकल सेल एनीमिया देखे थे, जिसमें एक पॉइंट म्यूटेशन, एक पॉइंट बिंदु परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न हो रहा था, उसकी वजह से आरबीसी का जो शेप है वो क्या हो जा रहा था, चेंज हो जा रहा था। वैसे ही आज सेम दूसरा डिसऑर्डर है ना, उसको भी देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या चीजें होती है। तो दूसरा डिसऑर्डर का नाम है यहाँ पर क्या, फिनाइल कीटोनुरिया। मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PKU भी बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या होती है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। फिनाइल कीटोनुरिया तो यह चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म की एक जन्मजात, यह एक चयापचय या मेटाबॉलिज्म की एक जन्मजात बीमारी होती है। मेटाबॉलिज्म की एक जन्मजात त्रुटि होती है। और ये कैसे रोग हैं, तो ये भी क्या होती है, अलिंग सूत्री अप्रभावी लक्षण। मतलब ये होती है क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है डिसऑर्डर। और हम प्रीवियस क्लास में ये भी देखे थे कि ऑटोसोमल रिसेसिव जो होती है, मतलब अलिंग सूत्री अप्रभावी रोग, उसमें क्या होता है कि कैपिटल ए वाले लोग क्या होते हैं, सामान्य रहते हैं, और कैपिटल ए वाले लोग भी क्या रहते हैं, सामान्य। लेकिन स्मॉल ए वाले लोग क्या होते हैं, रोगी होते हैं। और ये उसी का ही उदाहरण है कौन, फिनाइल कीटोनुरिया, जिसको हम लोग प्रीवियस क्लास में और भी देखे थे सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया भी क्या था, सिकल सेल एनीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर था। ठीक है, और ये भी क्या है, फिनाइल कीटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये मेटाबॉलिज्म की एक जन्मजात का मतलब बचपन से ही है ना, एक त्रुटि हो जाती है, एरर हो जाती है, जिसकी वजह से रोग होते हैं। ठीक है, इसके आगे की और बात करते हैं हम लोग। यह उस जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है जो एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज को कोड करता है ना। कौन से एंजाइम की कमी की वजह से होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी की वजह से होता है। यह एंजाइम अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में परिवर्तित करता है। प्रभावित व्यक्ति में इस एंजाइम की कमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप फिनाइल एलेनिन जमा हो जाता है और फिनाइल पायरुविक एसिड और अन्य उत्पन्नों में परिवर्तित हो जाता है। देखो क्या होता है, फिनाइल एलेनिन जो होती है उसको टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। कौन से एंजाइम, फिनाइल एल्लिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ये क्या है, एंजाइम है। अब चूंकि ये एंजाइम आया कहाँ से, तो एंजाइम एक्चुअल में होती क्या है, ये तो ये होती है प्रोटीन। तो प्रोटीन कहाँ से आया, तो प्रोटीन आती है mRNA से बनती है, अमीनो एसिड से। और mRNA कहाँ से आती है, तो ये आती है DNA से। तो DNA में कुछ ना कुछ उत्परिवर्तन हो गया है, उत्परिवर्तन जिसकी वजह से ना तो DNA से RNA बना, ना प्रोटीन बने, ना प्रोटीन नहीं बना, तो एंजाइम भी नहीं बना। तो एंजाइम नहीं बनने की वजह से जो फिनाइल एलेनिन नाम का जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में चेंज होना था, मतलब टायरोसिन अमीनो अम्ल में, उसके लिए इस एंजाइम की जरूरत था। ये एंजाइम बना ही नहीं तो इसमें बदलेगा नहीं। तो क्या होती है, फिनाइल एलेनिन जो होती है ना, इकट्ठा हो जाती है ना। फिर नाम से फिनाइल एलेनिन क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, बॉडी के अंदर जमा हो जाए। देखो इसको कन्वर्जन होना था, इसमें बदलना था, लेकिन बदला नहीं तो इकट्ठा होगा ही होगा, क्योंकि फिनाइल एलेनिन तो रहती है हमारी बॉडी में, अमीनो एसिड होती है ये। तो जब वो नहीं बदलता तो क्या हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक अम्ल एसिड बन जाती। फिनाइल एलेनिन जो होती है क्या बन जाती है, फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाती है और उसके अन्य डेरिवेटिव में परिवर्तित हो जाती है। सीधी सी बात है, रखा रहेगा है ना, इकट्ठा होता रहेगा तो कुछ ना कुछ दूसरे चीज में बदलेगा रिएक्शन करके, या तो फिर उसके व्युत्पन्न मतलब डेरिवेटिव्स में क्या होगा, बदल जाएगा। मतलब एक्चुअल में क्या है यहाँ पर, फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके उत्पन्नों में क्या हो जाती है, बदल जाती है, मतलब फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। और इसकी वजह से देखो, जब ये टायरोसिन अमीनो एसिड में बनता तो ये मिलेनिन पिगमेंट बनाता, प्रोटीन बनाता, डोपामिन के सक्रिय परिवहन को ठीक करता, लेकिन ये टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदला ही नहीं, फिनाइल एलेनिन का हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो गई, यही जाके इकट्ठा होता रहा, जिसकी वजह से क्या हो गए, ऐसे पीड़ित व्यक्ति में ऐसे फिनाइल एलेनिन जमा हो जाती है, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता हुआ दिखाया है ना, एक डायग्राम यहाँ पर दिया है।
जब ये जमा हो जाती है तो क्या क्या चीजें होती है उसको भी जानते हैं हम लोग, जमा होने के बाद में क्या प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं, फिनाइल कीटोनुरिया वाले व्यक्ति जो है ना ऐसे दिखाई देता है। तो देखो, फिनाइल पायरुविक एसिड और अन्य व्युत्पन्न मस्तिष्क में जमा हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक मंदता होती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना कि ये कहाँ पर डिपोजिट होते हैं, याद रखना। फिनाइल एलनिन में, फिनाइल पायरुविक एसिड जो होती है, फिनाइल एलनिन टायरोसिन में नहीं बदल पाया, जिसकी वजह से फिनाइल पायरुविक एसिड बन गया और उसके उत्पन्न भी बन गए। तो ये दोनों लोग कहाँ पर जमा होते करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो कहाँ पर, मस्तिष्क में जमा हो जाती है। और जब मस्तिष्क में जमा हो जाएगा तो इसके परिणाम स्वरूप मानसिक मंदता आती है। और मानसिक मंदता मतलब ये डिमेंशिया के शिकार हो जाते हैं, मतलब मानसिक मंदता होती है, मतलब अवसाद टाइप के महसूस करते हैं, है ना। इसको कुछ याद नहीं रहता, ज्यादा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस टाइप का हो जाता है। तो मानसिक रूप से मंद बुद्धि हो जाते हैं, मतलब इसको कुछ भी बताओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मंद बुद्धि बोलते हैं इसी को, मानसिक मंदता। और दूसरा क्या होता है, गुर्दे द्वारा खराब अवशोषण के कारण ये मूत्र के माध्यम से भी उत्सर्जित होते हैं। गुर्दे द्वारा खराब अवशोषण मतलब, अब देखो इसकी मात्रा ज्यादा हो गई फिनाइल पायरुविक एसिड के, तो जो इसकी भी मात्रा ज्यादा होती है यूरिन के साथ में क्या होते हैं, पास आउट होते हैं। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं इसका जो वंशागतिकी होती है वो किस प्रकार से होती है। जैसे अनअफेक्टेड सी कैरियर वाले हैं, अनअफेक्टेड कैरियर फादर है, और यहाँ पर क्या है, अनअफेक्टेड कैरियर मदर। तो इसमें देखो जीन कैसे ट्रांसफर होते जाती है। और हम लोग जानते भी है, एक जो पेरेंट रहते हैं वहां पर दो कितने बच्चे बनने के चांस रहते हैं, 4। ठीक है, कैसे, अब जब हम इसके पास में एक्स वाई क्रोमोसोम रहता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम रहते हैं, तो क्या बनती है, यहाँ से एक्स एक्स बन सकती है, इसका इस एक्स के साथ में एक्स एक्स बन सकते हैं, इसका इस एक्स के साथ में एक्स वाई, और यहाँ पर से भी क्या बनेगा, एक्स वाई। तो ये 4 टाइप के, मतलब जो इसके वंशागतिकी में देखा जाए, इसके बॉयज और डॉटर बन सकते हैं, मतलब सन और डॉटर बन सकते हैं। कितने प्रकार के, 4। उसमें से कुछ लोग देखो, इन लोग क्या है, अनअफेक्टेड थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर 4 में से एक अफेक्टेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बच्चा जो है। ठीक है, बाकी ये दोनों क्या है, अनअफेक्टेड है, ये भी अनअफेक्टेड है, लेकिन ये अनअफेक्टेड पूरी तरीके से अनअफेक्टेड है, जबकि अनअफेक्टेड कैरियर वाले हैं ये, और जबकि वो वाला क्या है, अफेक्टेड। तो इसके वंशागतिकी के बारे में हमें जानना नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है फिनाइल कीटोनुरिया में कि फिनाइल पायरुविक एसिड जो होती है ना, वो इसी का डिपोजिशन हो जाता है, और कहाँ पर होता है, मस्तिष्क में, जिसकी वजह से मस्तिष्क में क्या हो जाती है, मानसिक मंदता आ जाती है, गुर्दे किडनी वगैरह खराब होने के चांस रहते हैं। ठीक है, और ये खराब हो गया तो यूरिन के साथ में इसका भी एक्सक्रीशन होते रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं, है ना। इसके आगे और देखें, अगला है थैलेसेमिया। ठीक है, थैलेसेमिया के बारे में हम लोग जानते हैं। थैलेसेमिया क्या होती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन डिसऑर्डर की वजह से होती है, वैसे ही थैलेसेमिया भी क्या होती है, ये भी क्या होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होती है, डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब देखो यहाँ पर लिखा भी है, यह एक अलिंग सूत्री संलग्न अप्रभावी रक्त रोग है। मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होती है, यह अप्रभावित वाहक विषम युग्मजी माता पिता से संतान में संचारित होता है। मतलब ये है कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये चीज बोल रहे हैं कि दोनों जब हेट्रोजाइगस होंगे, मतलब इसके माता और इसके पिता, मतलब इसके पिता भी हेट्रोजाइगस होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसकी माता भी क्या होंगे, हेट्रोजाइगस, तभी तो कोई ना कोई बच्चे में इसका क्या आएगा, स्मॉल ए वाला जीन आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और स्मॉल ए स्मॉल ए, इस टाइप की वंशागतिकी होती है। ठीक है, तो इस टाइप की जब वंशागतिकी होगा तो देखो 4 में से एक जो है प्रभावित हो जाती है, 1/4। तो देखा जाए कि यह विषम युग्मजी माता पिता से संतान में संचारित होती है, उत्परिवर्तन या विलोपन के कारण होता है। तो देखो इसका कारण क्या होता है थैलेसेमिया होने का, तो उत्परिवर्तन हो सकती है, या तो क्या हो सकते हैं, विलोपन, डिलेशन होने की वजह से होते हैं। ठीक है, थैलेसेमिया जो होती है ना, 2 प्रकार की होती है। इसके परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन की अल्फा या बीटा श्रृंखलाओं में से किसी एक का संश्लेषण कम हो जाता है। मतलब थैलेसेमिया में क्या होता है कि जितना आरबीसी बनना चाहिए उतना आरबीसी नहीं बन पाता, या जितना हीमोग्लोबिन बनना चाहिए उतना हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। देखो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, यहाँ पर हीमोग्लोबिन कितना जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन पाता है। तो देखो क्या होगा, एक हीमोग्लोबिन जो रहती है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन से मिलकर बनी रहती है। ठीक है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन से मिलकर बनी हीमोग्लोबिन, है ना। मतलब एडल्ट का जो हीमोग्लोबिन रहता है ऐसे 2 चेनों से मिलकर बनी रहती है। जैसे मान लो
हमें 100 हीमोग्लोबिन बनाना है, 100 हीमोग्लोबिन, तो हमें क्या चाहिए, 200 अल्फा चेन चाहिए प्लस 200 बीटा चेन चाहिए, तब जाके क्या होगा, मतलब हम इंटू कर दिए 100 अल्फा 100 बीटा से 2 को इंटू करेंगे, 200 अल्फा प्लस 200 बीटा चाहिए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में 100 हीमोग्लोबिन बनेगा। यदि मान लो इन दोनों में से कोई कम हो गया, जैसे हमें 100 हीमोग्लोबिन चाहिए, तो मान लो क्या हो गया, 100 अल्फा बन रहा है और 200 बीटा बन रहा है, तो क्या होगा, जो कम रहती है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जानते होंगे, जो कम रहती है उसके हिसाब से ही बनता है प्रोडक्ट, तो ये कम है और ये ज्यादा, तो यहाँ से 100 अल्फा आएंगे प्लस इधर से कितने आएंगे, इधर से भी 100 बीटा आएंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने बनेंगे, 50 हीमोग्लोबिन ही बस बन पाएगा, बाकी नहीं बन पाएगा। तो अल्फा चैन की जब कमी होती है, अल्फा चैन में कमी, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा थैलेसेमिया, अल्फा थैलेसेमिया बोलते हैं। जबकि यही सेम कहानी बीटा चैन के लिए होगी, तो बीटा चैन के लिए होगी, तो बीटा चैन वाले को हम क्या बोलेंगे, बीटा थैलेसेमिया बोलेंगे, थैलेसेमिया बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों बात हमें क्लियर होना चाहिए। मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चैन में से अल्फा चैन में यदि दिक्कत है तो अल्फा थैलेसेमिया, बीटा चैन में दिक्कत है तो बीटा थैलेसेमिया। तो थैलेसेमिया नाम जो है यहाँ पर अल्फा चैन और बीटा चैन के कब उत्पन्न होने की वजह से होता है, मतलब यहाँ पर क्या होती है, इसकी संख्या कम हो जाती है, मतलब बनना चाहिए हीमोग्लोबिन इतना लेकिन बन जाती है कम, तो यही कारण है कि ये कौन सा रोग होती है, तो यह होती है मात्रात्मक रोग होती है। मतलब इसको हम बोलते हैं कि मात्रा कम हो गई, किसकी मात्रा, हीमोग्लोबिन। जबकि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता था, हीमोग्लोबिन तो बनता था, आरबीसी बस का आकार चेंज होता था, मतलब वो गुणात्मक समस्या थी, जबकि ये मात्रात्मक समस्या है। तो क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, पूछा था कि अल्फा मतलब थैलेसेमिया सिकल सेल एनीमिया से किस बात में भिन्न है, पूछा था। तो थैलेसेमिया जो होती है मात्रात्मक रोग है, क्यों, क्योंकि मात्रा कम हो गई हीमोग्लोबिन की। जबकि सिकल सेल एनीमिया जो है कौन सी रोग है, गुणात्मक रोग होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना, है नहीं, यहाँ पर क्या बोले, तो यहाँ पर और पढ़ सकते हैं हम लोग। थैलेसेमिया एक मात्रात्मक समस्या है, कुछ ग्लोबिन अणुओं का संश्लेषण होता है। सिकल सेल एनीमिया गुणात्मक समस्या, गलत तरीके से काम करने वाले ग्लोबिन का संश्लेषण होता है, इसीलिए वो तो आरबीसी शेप का किसका बन जाती है, सिकल शेप बन जाती है। जबकि इसमें क्या होता है, जितना हीमोग्लोबिन बनना था उतना हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके आगे देखें, थैलेसेमिया में और जानते हैं कि कौन से क्रोमोसोम में होती है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो, प्रभावी श्रृंखला के आधार पर थैलेसेमिया दो प्रकार के होते हैं, अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया, इसको बता दिया। तो अल्फा थैलेसेमिया एक्चुअल में है क्या, देखें, यहाँ पर अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है। यह प्रत्येक जनक के गुणसूत्र नंबर 16 पर दो निकटता से संलग्न जीनों HBA और HBA1 और HBA2 द्वारा नियंत्रित होती है। देखो क्या होता है, अल्फा थैलेसेमिया जो होती है इसके लिए क्रोमोसोम याद रखना, क्रोमोसोम नंबर 16 में दो जीन होते हैं, HBA1 और HBA2। HBA1 और HBA2 ये दोनों जीनों के द्वारा कंट्रोल होती है, तो उन्हीं में प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, अल्फा थैलेसेमिया। तो 4 जीनों में से एक या एक से अधिक उत्परिवर्तन या विलोपन से यह रोग होता है। जितने अधिक जीन प्रभावित होते हैं उतने ही कम अल्फा ग्लोबिन अणु उत्पन्न होते हैं। मतलब ये है कि देखो, हीमोग्लोबिन एक्चुअल में क्या है, वो होती है प्रोटीन, प्रोटीन प्लस हीम दोनों भाग रहते हैं, हीम प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है। अभी प्रोटीन ही नहीं बनेगा, प्रोटीन क्यों नहीं बना, अमीनो एसिड नहीं बने, अमीनो एसिड क्यों नहीं बने, अमीनो एसिड नहीं बनने का रीजन क्या था, mRNA नहीं बना है तभी तो नहीं बना अमीनो एसिड। तो mRNA क्यों नहीं बना, क्योंकि डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, मतलब इस जीन में परिवर्तन हुआ है, तभी तो क्या नहीं बना, mRNA नहीं बना तो क्या हुआ, अमीनो एसिड नहीं बने, अमीनो एसिड नहीं बने तो क्या हुआ, प्रोटीन नहीं बनेगा। तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन कहाँ से बनेगा, तो हीमोग्लोबिन नहीं बनता। तो याद रखना अल्फा थैलेसेमिया में कौन से क्रोमोसोम नंबर के जीन में चेंजेस होती है, तो याद रखना 16 नंबर के क्रोमोसोम में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये वाला बात याद रखना, और इसमें दोनों जीन में उत्परिवर्तन हो गई रहती है, इसीलिए अल्फा का जो ग्लोबिन अणु का जो श्रृंखला है वो बन नहीं पाती। तो अल्फा नहीं बन रहा है तो बीटा अकेला बन के क्या करेगा, हीमोग्लोबिन बनने के लिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन चाहिए एक हीमोग्लोबिन बनने के लिए। यदि हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन कम हो गए तो बीटा चेन रहेंगे भी तो भी हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएंगे। ठीक है,
यहाँ से हम देख सकते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 में HbA1 और HbA1 है, मतलब एक्चुअल में एलील है दोनों के, है ना। यहाँ पर जीन दो है, दो संलग्न जीन है, लेकिन इन दोनों के एलील के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर 4 जीन हो जाती है, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम का बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन देखो, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन में ऐसा रहता है, ये आयरन है, Fe+2 के फॉर्म में रहती है, ये बात हम जानते हैं, है ना। हीमोग्लोबिन में प्लस फेरस के फॉर्म में रहती, फेरिक के फॉर्म में नहीं रहती, Fe+3 नहीं रहती, ये फेरस रहते हैं, आयरन। अल्फा चैन है ये वाला जो दिखाई दे रहा है, हीम ग्रुप बीटा चैन, ये वाले बीटा चैन है, और ये वाले भी बीटा चैन है, और ये वाले अल्फा चैन, मतलब 2 अल्फा चैन है, 2 बीटा चैन है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चैन है, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चैन ही मिलकर ही तो क्या बनाते हैं, एक Hb बनाते हैं, हीमोग्लोबिन। तो हेलिकल शेप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल, इसका हेलिकल शेप रहता है और ऐसे टाइप का दिखाई देते हैं। अब इसमें से एक चैन नहीं बन रहा है अल्फा वाला, तो हीमोग्लोबिन पूरा नहीं बन पाएगा, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फा थैलेसेमिया। अब इसके आगे हम लोग और देखते हैं, इसमें बीटा थैलेसेमिया आएगा, है ना। तो बीटा थैलेसेमिया के लिए याद रखना है, सबसे पहला तो ये क्रोमोसोम नंबर कहाँ पर होती है, तो क्रोमोसोम नंबर होती है ये 11 पर, ठीक है। यहाँ बीटा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है, यह प्रत्येक जनक के गुणसूत्र 11 पर एक एकल जीन HBB द्वारा नियंत्रित होती है, एक या 2 जीनों के उत्परिवर्तन से यह रोग होता है। मतलब देखो क्रोमोसोम नंबर 11 में है तो कौन सी जीन, HBB जीन है, यहाँ पर कौन सी जीन है, HBB जीन। तो ये HBB जीन के 2 एलील है, क्रोमोसोम नंबर 11 में है, और इन्हीं लोग किसको नियंत्रित करते हैं, बीटा चैन को, किसको, बीटा चैन को कंट्रोल करते हैं, बीटा चैन कितना बनेगा। अब हम जानते हैं एक हीमोग्लोबिन जो रहती है उसमें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चैन रहती है, तो ये बीटा चैन का संश्लेषण इसमें कम हो जाता है ना, इसका संश्लेषण दर कम हो गया तो हीमोग्लोबिन के बनने की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाकी सेम स्ट्रक्चर दिखाया जो पहले में दिखाया था, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चैन से मिलकर बनी रहती है, और इनको जोड़ने के लिए ना आयरन +2 की जरूरत पड़ती है। और हीमोग्लोबिन में 2 भागों से मिलकर बना रहता है, वो हीम प्लस ग्लोबिन वाले भाग से बना रहता है, हीम प्लस ग्लोबिन वाले भाग से। हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन अणु, 2 चीजों से मिलकर बनी रहती है। तो यहाँ पर बीटा चैन में प्रॉब्लम की वजह से क्या होती है, बीटा थैलेसेमिया। मतलब जैसे मान लो हमें अभी जाने की एक HB में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा रहती है, और मान लो हमें 100 HB बनाना है, तो यहाँ पर हमें 200 अल्फा मिल गया, प्लस मान लो 100 बीटा ही मिला, तो कुल मिलाकर देखा जाए इतना बनाना था लेकिन नहीं बन पाएगा, तो इसकी वजह से कितने बन जाएंगे, 50 HB बनेंगे, क्योंकि 100 अल्फा प्लस 100 बीटा जो कम रहती है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो इसको सीमाकारी कारक बोलते हैं, जो सीमा तय कर देता है ना, उसको लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वगैरह भी बोलते हैं। मतलब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जैसा था हम लोग पढ़ते थे फोटोसिंथेसिस में, वैसा ये भी है कि लिमिटिंग रिएजेंट होती है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है जो कम रहेगा वही, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा ये, है ना। अल्फा थैलेसेमिया और दूसरा क्या, बीटा थैलेसेमिया, ऐसे टाइप के रोग हो जाते हैं, इस टाइप का दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। इसके आगे और देखें, अगला है अब पार्ट 9 है, यहाँ पर कितना है, कौन सा नंबर का पार्ट है ये, पार्ट 9, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होती है, ये गुणसूत्री विकार होती है। क्या होती है, गुणसूत्री विकार, मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे वो क्या था, उसमें जीन में कोई ना कोई चेंजेस थे, मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर था, और ये अब क्या आने वाला है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से कौन मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम लोग पढ़े क्या, है ना, सिकल सेल एनीमिया पढ़े, फिनाइलकेटोनुरिया पढ़े, और थैलेसेमिया पढ़े। तो इन लोग होती है क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर, जबकि इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं उन लोग होती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मतलब क्रोमोसोम में चेंजेस की वजह से डिसऑर्डर होते हैं। तो गुणसूत्री विकार क्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखें, सबसे पहला, गुणसूत्री विकार में एक या अधिक गुणसूत्रों की अनुपस्थिति या अधिकता या असामान्य व्यवस्था के कारण होने वाले विकार। मतलब ये बोल रहे हैं, जैसे मान लो 46 क्रोमोसोम हमारे अंदर रहते हैं 2n कंडीशन में, n कंडीशन में 23 क्रोमोसोम रहते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड में, है ना। ये क्या होती है, द्विगुणित होती है, और ना ये क्या रहती है, अगुणित और द्विगुणित। ये बात जानते हैं हम लोग, हिंदी में ही लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं द्विगुणित, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अगुणित। मतलब यहाँ पर क्या रहेंगे, क्रोमोसोम जो रहेंगे ना, क्या रहेंगे, पेयरिंग में रहते हैं, ऐसे पेयर में गुणसूत्र, जबकि यहाँ पर क्या रहेंगे, सिंगल गुणसूत्र रहती है, ऐसा।
अब इसकी संख्या में परिवर्तन होता है, मतलब मान लो ये 46 न रहकर बदल जाएगा, मान लो 47 हो गया या मान लो 45 हो गया, या तो कम हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है। उसके बेस में ही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होती है दो प्रकार की होती है। तो एक में क्या होगा एन्योप्लाइडी और दूसरा क्या होगा पॉलीप्लाइडी। एन्योप्लाइडी में क्या होता है गुणसूत्र की संख्या में कमी हो जाती है, गुणसूत्र की संख्या में कमी मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, तो उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लाइडी। जबकि पॉलीप्लाइडी क्या बोलेंगे गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि। गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि जब हो जाती है या चेंजेस हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या पॉलीप्लाइडी कंडीशन बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होती है ये। ठीक है, इसके आगे देखें एन्यूप्लाइडी को हम लोग क्या बोलते हैं असुगुणिता बोलते हैं। इसमें क्या होता है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम पूछते रहते हैं और यहाँ पर हम लोग उससे देखेंगे भी। तो सबसे पहला जो होता है इसको बोलते हैं नल सोमी बोलते हैं। नल सोमी का मतलब ये है कि 2n-2 वाला कंडीशन होगा, मतलब क्या द्विगुणित सेट से एक गुणसूत्र युग्म लुप्त हो जाते हैं। एक गुणसूत्र युग्म मतलब मान लो ये 46 क्रोमोसोम था तो एक पूरा युग्म ही गायब हो गया इसमें से, मतलब -2 हो गया तो कितने बच गए ओनली 44 बच गया। मतलब एक पूरा का पूरा सेट क्या हो जाता है गायब, मतलब ये जो सेट बना हुआ था ये पूरा क्या हो जाएगा गायब। तो गायब होने की वजह से है ना जो चेंजेस आएंगे उसको हम बोलते हैं नल सोमी बोलेंगे। इस टाइप के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या गुणसूत्री विकार को हम बोलेंगे क्या नल सोमी। तो नल सोमी में किस टाइप का कंडीशन होता है करके क्वेश्चन पूछेंगे तो इसको याद रखना है 2n-2 हो जाती है, मतलब दो क्रोमोसोम गायब हो जाते हैं। दो क्रोमोसोम गायब का मतलब एक गुणसूत्र का युग्म ही पूरा गायब हो जाता है इसमें। ठीक है, दूसरा देखें मोनोसोमी, द्विगुणित सेट में से एक गुणसूत्र विलुप्त हो जाती है। द्विगुणित सेट में से मतलब अब मान लो ये ऐसा था है ना, अब ये ऐसा था लेकिन ये क्या हो गया ये दोनों सेट में थे, अब एक ही बस बचा, एक क्या हो गया गायब। मतलब कुल मिलाकर बोला जाए यहाँ पर 46 था तो 2 गायब हुआ था, यहाँ पर -1 एक ही गायब हो गया, तो यहाँ पर कितने गुणसूत्र बचे सेट में सिर्फ 45। तो इसको हम बोलते हैं मोनोसोमी। इसका फार्मूला याद रखना मोनोसोमी का 2n-1 होती है। नल सोमी मतलब 2n, एक्चुअल में 2n-1 होता है ये, लेकिन 2n-2 लिख देते हैं क्योंकि द्विगुणित सेट में से दो क्रोमोसोम या दो गुणसूत्र ही सीधे विलुप्त हो जाते हैं, मतलब एक जोड़ी। अगला है ट्राइसोमी, तो ट्राइसोमी 2n+1 होता है, द्विगुणित सेट में एक गुणसूत्र जोड़ा आ जाता है। गुणसूत्र जोड़ा आता है ना, गुणसूत्र का जोड़ा, तो इसमें क्या होगा ट्राइसोमी में एक गुणसूत्र था, ये एक गुणसूत्र का जोड़ा नहीं, एक गुणसूत्र खाली एक गुणसूत्र आएगा, यहाँ पर जोड़ा नहीं, एक खाली गुणसूत्र आ जाएगा। तो ये लगभग 21 क्रोमोसोम में होती है, प्लस एक और अतिरिक्त आ जाती है, तो 21 में क्या हो जाएंगे x रहती है, वो x एक और x अतिरिक्त हो जाती है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होते हैं ट्राइसोमी की वजह से। तो इसमें याद रखना ट्राइसोमी में है ना, इसका फॉर्मूला याद रखना 2n+1 होती है। टेट्रासोमी की बात करें तो द्विगुणित सेट में दो गुणसूत्र जोड़े आ जाते हैं, तो दो गुणसूत्र जोड़े नहीं है, यहाँ पर दो गुणसूत्र आ जाते हैं, ये ऐसा है एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐसे आ जाते हैं यहाँ पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या टेट्रासोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं टेट्रासोमी। तो यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं कुछ गुणसूत्र विलुप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ गुणसूत्र जो है ऐसे है ना, ये देखो ये ट्राइसोमी वाला एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, ये मोनोसोमी का दिया है। तो यहाँ से जो मैं बताया उसको याद रखना है, इसमें से क्या क्या सेट गायब होती है उसके हिसाब से इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं असुगुणिता या एन्योप्लाइडी होती है ये। ठीक है, इसके आगे और देखें, मतलब यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन पढ़ रहे हैं। पहले में क्या हुआ कि इसमें चेंजेस हो गए तो इसको हम लोग नल सोमी बोले, पूरा सेट ही गायब हो गया। मोनोसोमी में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम गायब हुआ, ट्राइसोमी में एक अतिरिक्त आ गया, टेट्रासोमी में क्या होता है दो अतिरिक्त आ जाते हैं, दो जोड़ी में बोलेंगे तो एक। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या देखे एन्यूप्लाइडी, अब दूसरा देखने वाले हम लोग क्या बहुगुणिता या है ना, इसको बोलते हैं सुगुणिता, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लाइडी वाला कंडीशन आएगा। पॉलीप्लाइडी का मतलब गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तब क्या होगा देखते हैं। ये पॉलीप्लाइडी कंडीशन या कोशिका विभाजन के टीलोफेज चरण के दौरान साइटोकाइनेसिस की विफलता के कारण गुणसूत्र के पूरे सेट में वृद्धि हो जाती है। गुणसूत्र के पूरे सेट में वृद्धि का मतलब, अब देखें हम लोग सेल डिवीजन वगैरह जानते होंगे है ना, नहीं भी जानते तो इधर हम लोग देख सकते हैं। देखो क्या होती है, सेल जब डिवाइड होती है तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज अलग अलग चरण आते हैं। टीलोफेज में क्या होता है जब गुणसूत्र ऐसे अपने अपने पोल की ओर में चले गए रहते हैं गुणसूत्र,
तो फिर क्या होता है ये देखो ऐसे। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होना रहता है, सेल डिवीजन के चरण में, सेल डिवीजन के चरण में क्या होना रहता है, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होना रहता है। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन होना है। यहाँ पर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, इसी का विभाजन होना था, लेकिन विभाजन नहीं हो पाता, नहीं होने से होता है, होने से होता है। हम लोग सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे या है ना जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनको पता होगा कि वहां पर भी ये बात लिखा है कि कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में साइटोकाइनेसिस ना होने पर पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन आ जाती है, बहुगुणिता वाला जो बात है ना वो आ जाता है। तो वही बात है यहाँ पर भी, सेल डिवीजन के चरण में साइटोकाइनेसिस नहीं होने पर पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन हो जाती है, मतलब गुणसूत्र के पूरे सेट में वृद्धि हो जाती है। मतलब एक गुणसूत्र एक ही में रह जाएगा, है ना, जाना चाहिए आधा आधा में, क्यों, क्योंकि इसको ऐसा होना चाहिए था एक्चुअल में, है ना, ऐसे ये बनना था यहाँ पर, और यहाँ पर एक गुणसूत्र है, इधर भी गुणसूत्र है, तो ऐसे बन के ये दो अलग अलग सेल बनना था। तो इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, इसमें भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं अलग अलग में, लेकिन वो एक ही में पूरा हो गया। इसी की वजह से क्या हो जाती है, गुणसूत्र के सेट में पूरे वृद्धि हो जाती है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं पेरेंट सेल 2 and 6 है, डिप्लॉइड है, मियोटिक इरर हुआ, मियोटिक इरर की वजह से है ना एक ही में हो जाती है। उसके बाद सेल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से सभी एक के एक में आ गए, टेट्राप्लॉइडी बन गया। बनना चाहिए उसका 2n, लेकिन बनता क्या है, टेट्राप्लॉइडी मतलब 4n हो गए। यहाँ पर पूरे के पूरे क्रोमोसोम इसी में आ गए, जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं, हेप्लॉइड जब रहते हैं क्रोमोसोम तो ऐसे दिखाई देते हैं, सिंगल सिंगल। डिप्लॉइड रहेंगे तो ऐसे पेयर में होमोजाइगस पेयर बना लेते हैं। ट्रिप्लॉइड होंगे 3-3 के पेयर बनाएंगे। टेट्राप्लॉइड होंगे तो ऐसे बनाने लग जाते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें देखो 8 क्रोमेटिड हो जाती है, जबकि इसमें है ना सिंगल 2 ही क्रोमेटिड है, 4 क्रोमेटिड, 6 क्रोमेटिड, और इसमें क्या है 8 क्रोमेटिड हो जाते हैं। तो ये नॉर्मेलिटीज है, जनरल केस में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। तो वह तभी तो विकार है ना, नॉर्मल सामान्य के तुलना में हम लोग इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये विकार जेनेटिक डिसऑर्डर है मतलब ये। लेकिन यदि हम उसको नहीं जानते, मतलब डिसऑर्डर को नहीं जानेंगे तो हम लोग सामान्य के फंक्शन को भी नहीं जान पाएंगे। सामान्य के फंक्शन यदि पता रहेगा, डिसऑर्डर के भी फंक्शन पता रहेंगे। मतलब ये कि सामान्य परिस्थिति में ऐसा कुछ नहीं होता, जब विकार उत्पन्न होगी तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। तो वही विकार है, गुणसूत्र में चेंजेस होने की वजह से विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके आगे और देखें। अब देखते हैं गुणसूत्री विकार में डाउन सिंड्रोम के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई साल पूछते रहते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। इसको मंगोलवाद भी बोलते हैं। तो देखो क्या होती है, यह गुणसूत्र संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति है। ट्राइसोमी ऑफ 21, आनुवंशिक संरचना 45A+XX या 45A+XY अर्थात 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। देखो इसमें क्या होती है, एक्चुअल में क्या हो रही है, हमारे अंदर में 22 जो क्रोमोसोम है, ए मतलब होते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम, और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो XX रहता है किसमें, फीमेल में, और XY रहता है किसमें, मेल में रहता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 23 सेट रहते हैं। ठीक है, जिसमें से 21 वाले में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होने लग जाते हैं, यहाँ पर 21 + X बराबर क्या हो जाएंगे, ये X और X हो जाती है। मतलब यहाँ पर ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्राइसोमी, है ना, यहाँ पर ट्राइसोमी लिखे भी है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। मतलब ये है गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 46 की जगह में 47 हो जाती है। क्यों, क्योंकि 21वें नंबर के जो क्रोमोसोम ऑटोसोम है उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ गया, और अतिरिक्त गुणसूत्र आने की वजह से प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। देखो यहाँ से हम डायग्राम में देख सकते हैं 21 क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त गुणसूत्री आया है, और हम देखे भी थे ट्राइसोमी में होता है ऐसा, और वो नॉन डिसजंक्शन के केस की वजह से होता है ये सब प्रॉब्लम। तो ऐसे बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं जिसका जीभ हमेशा ऐसे खुला रहता है, और इसके लक्षण भी और हैं, है ना, इसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होती है इसमें। तो डाउन सिंड्रोम वाले जो भी बच्चे हैं उसके, है ना, ये सिम्टम्स आते हैं। तो उसमें और भी देख सकते हैं हम लोग, इसका छोटा कद रहेगा, मतलब ये इसका जो हाइट रहेगा ना वो बहुत कम रहेगा, छोटा कद रहेगा, गोल सिर रहेगा, सिर इसका क्या रहेगा, गोलाकार रहेगा, एकदम गोल रहेगा सिर। तीसरा, चौड़ा चपाट चेहरा रहेगा, मतलब ऐसे फैले हुए चेहरे रहेंगे इसके, है ना, चौड़ा चपाट चेहरा। झुर्रीदार बड़ी जीभ रहेंगे, मतलब जो भी जीभ रहेगा इसका, है ना, झुर्रीदार रहेगा, ऐसे इसको बाहर ऐसे बाहर करता हुआ दिखाई देगा वो, है ना, और वैसे बाहर रखे हुए रहता है ये बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित बच्चा है,
जीभ को बाहर रखा रहेगा और उसकी वजह से जीभ जो है कैसे दिखाई देगी, झुर्रीदार दिखाई देती है, मतलब रफ दिखाई देगा। आंशिक रूप से खुला मुंह, आंशिक रूप से खुला मुंह का मतलब यह है कि डिसऑर्डर है। जनरली केस में क्या होता है, माउथ बंद रहती है बच्चे का, लेकिन वो बच्चा जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है उसका मुंह हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज ओपन रहेगा, जीभ उसका क्या रहेगा, बाहर ही रहता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स। तो ये सब याद रखना है सिम्टम्स। इसके आगे और देखें, और भी इसमें सिम्टम्स है ना, जैसे कि देखो झुर्रीदार, ये सब चीज हम लोग पढ़ ले। आंशिक रूप से खुला मुंह, चौड़ी हथेली होती है जिसमें बंदरों जैसी विशिष्ट सिलवटें होती है। चौड़ी हथेली मतलब देखो यहाँ से हम देख सकते हैं बंदरों जैसे सिलवटे का मतलब ऐसे ऐसे क्रॉस 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 कनेक्शन बने हुए रहेंगे, पाम क्रीज होती है। उंगलियों के सिरों पर कई गोलाकार आकृतियां होती है। उंगलियों को सिरों पर मतलब यहाँ पर ऐसे गोलाकार आकृति, गोला गोला बन गया है, ऐसा टाइप का हम देख सकते हैं ना, अपना भी देख सकते हैं कहाँ पर है कि नहीं, हमारे में नहीं है यहाँ पर, तो हमें नहीं है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कि उंगलियां जो रहती है उसके सिरों पर भी गोलाकार आकृतियां रहती है। शारीरिक मनोप्रेरक और मानसिक विकास में मंदता होती है। शारीरिक मनोप्रेरक मतलब साइकोमोटर्स होते हैं, मतलब है ना, जैसे कोई चिढ़ाओगे तो तुरंत चिढ़ जाएंगे, मारने लग जाएंगे, ये सब चीज मानसिक मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन होने लग जाता है, मानसिक बीमारी होने लग जाती है, मंदता आ जाती है ना, मतलब बुद्धि भ्रष्ट रहते हैं इनके। जन्मजात हृदय रोग रहता है इनको, है ना, मतलब इससे हार्ट डिजीज भी रहने के चांस रहते हैं, किसको, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों को, ठीक है, या कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके आगे और देखें, अगला है क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम के बारे में जानते हैं कि यह पुरुषों में होने वाला, पहला बात तो यही जानना है कि ये मेल में होती है, पुरुष में होने वाले एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति है। जबकि डाउन सिंड्रोम में क्या था, ऑटोसोम क्रोमोसोम में अतिरिक्त गुणसूत्र आता था, जबकि इसमें एक्स क्रोमोसोम में अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाएंगे। आनुवंशिक संरचना 44A प्लस XXY अर्थात 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। देखो डाउन सिंड्रोम में भी 47 होता था, इसमें भी 47 है, लेकिन ये एक्स क्रोमोसोम में अतिरिक्त एक और एक्स आने की वजह से हुआ है। जनरली टाइम में मेल रहता है तो XY क्रोमोसोम रहते हैं, लेकिन जो क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम वाले रोग है उसमें XXY हो जाते हैं, मतलब एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसे डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो पेशेंट है ऐसे देख सकते हैं हम लोग, लेजर बॉडी हेयर्स, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एबनॉर्मल क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम वाले व्यक्ति ऐसे दिखाई दे रहा है, नॉर्मल व्यक्ति ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आया हुआ दिखाई दे रहा है जनरली, बाकी सब लोग क्या है, सब ऑटोसोम क्रोमोसोम है। यहाँ का जो एक्स वाई क्रोमोसोम में एक एक रहना चाहिए, एक एक्स रहना चाहिए, एक वाई रहना चाहिए, उसमें एक अतिरिक्त एक्स आ गया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुए। तो क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम ऐसी होती है और इसके लक्षण देखते हैं क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम के। तो कुल मिलाकर पुरुषोचित विकास के साथ साथ स्त्रीत्व विकास, स्तनों का विकास अर्थात माइनेकोमेस्टिया भी प्रकट हो जाती है। मतलब ये है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी हो जाते हैं, मतलब ब्रेस्ट में एनलार्जमेंट हो जाती है इनके बॉडी में, किसमें, क्लाइनफेक्टर से ग्रसित सिंड्रोम वाले व्यक्ति में, XXY क्रोमोसोम की वजह से, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, स्टेराइल रहते हैं, बांझ रहते हैं, मानसिक रूप से मंद रहते हैं, मतलब इसके बुद्धि भ्रष्ट रहती है। कुल मिलाकर इसके मतलब मंद गति, मतलब मंद हो जाती है इसकी बुद्धि, मतलब तेज नहीं चल पाती, कोई भी चीज़ों को आसानी से नहीं समझ पाता। तो ये सब सिम्टम्स आते हैं किसमें, क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम में, ठीक है। इसके आगे और देखें, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम पहले बात तो महिलाओं में होने वाला रोग है, मतलब याद रखना कि फीमेल में होती है। तो फीमेल में होती है तो कैसे, इसमें कैसे रहती है, 44 ऑटोसोम क्रोमोसोम रहते हैं प्लस XX क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम होती है, तो कुल मिलाकर ये 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन इसमें ये एक X वाला जो रहता है ना डिलीट हो जाता है, इसकी वजह से वो X नॉट हो जाती है, 44A प्लस X नॉट क्रोमोसोम हो जाते हैं उसमें, तो उसको हम बोलते हैं क्या, टर्नर सिंड्रोम। तो यह महिलाओं में एक X गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण होने वाले रोग है। आनुवंशिक संरचना 44A प्लस X नॉट अर्थात 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो देखो इसमें कम हो रहा है, तो ये 45 गुणसूत्र हो जा रहे हैं इसमें। तो ऐसे जो स्त्री होती है एबनॉर्मल केस वाली, उसमें क्या होता है, देखो नॉर्मल केस में क्या होगा कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट रहेंगे, हाइट अच्छा रहेगा, सब चीज नॉर्मल रहेंगे, लेकिन एबनॉर्मल केस में हाइट भी डाउन रहेगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाते, तो बहुत सारा चीज हो जाता है इसके अंदर में, है ना, सिम्टम्स आते हैं। तो इसको भी देखिए, इसके सिम्टम्स को टर्नर सिंड्रोम के। तो इसमें क्या होगा, ऐसे स्त्री जिसमें टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है वो क्या होती है, स्टेराइल होती, बांझ होती, मतलब बच्चे पैदा नहीं कर पाते। दूसरा
अंडाशय अविकसित रहते हैं, मतलब ओवेरियन रूडिमेंटरी हो जाती है, मतलब इसका जो ओवरी है रूडिमेंटरी हो जाती है ओवरी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह भी नहीं आते। मानसिक रूप से मंद बुद्धि होती है ना, साइकोमोटर टाइप के रहती है, मंद बुद्धि मतलब है ना, इसको समझ नहीं आएगा कोई भी चीजें आसानी से। अगला लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब अन्य द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा बौनापन, ड्वार्फ रहेंगे, और क्या रहेंगे, मानसिक रूप से मंद बुद्धि, है ना। तो ये वाला बात तो बता दिया, मानसिक रूप से मंद बुद्धि। तो ऐसे रोग से ग्रसित जो फीमेल है उसमें ये टाइप का बेस डेवलपमेंट नहीं होता, और ये सब चीज सिम्टम्स आते हैं, तो हम सिम्टम्स को भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्नर सिंड्रोम होती है जो एक्स नॉट क्रोमोसोम की वजह से होती है, होना चाहिए एक्स एक्स, लेकिन हो जाती है क्या 44 प्लस एक्स एक्स रहते हैं एक्स नॉट, तो किसकी क्या कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं इसमें, 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं, बस एक क्रोमोसोम क्या हो जाती है, विलुप्त, जिसकी वजह से सब सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। और उसमें ऐसे बहुत सारे और भी कैरेक्टर जो रहते हैं, है ना, वो भी दिखाई देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह आता नहीं है, इसकी वजह से स्टेराइल हो जाते हैं, और इसका जो लाइफ स्पान जो रहता है ना वो भी प्री मेच्योर डेथ हो जाती है, मतलब कुछ मतलब ज़्यादा दिन तक इसका जीवन काल जो है नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा आज के क्लास जो है, और इसमें हम लोग पूरे जेनेटिक्स को कवर किए हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया था, लेकिन इसके अलावा एक जो पॉइंट है ना, कुछ पॉइंट जो बचे हुए थे उसको भी हम लोग जानते हैं यहाँ पर। तो एक चीज़ के बारे में और बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, उसको भी पढ़ते हैं, जो हमें मेंडल के बारे में, मेंडल वाले जो जगह था वहाँ पर पढ़ना था, लेकिन हम लोग इसको स्पेशल पॉइंट के रूप में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखते हैं स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट में जानते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें और हो सकती है। तो सबसे पहला जो मेंडल के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिया था, 7 लक्षण, तो इसके लिए इसने 14 ट्रू ब्रीड बनाए थे, ट्रू ब्रीड, कितने ट्रू ब्रीड, 14 ट्रू ब्रीड, क्यों, क्योंकि 7 लक्षण था, तो 7 लक्षण के एक लक्षण के 2 ट्रैट होते थे, तो एक लक्षण के 2 ट्रैट तो कितने हो जाएंगे, और इसके क्रोमोसोम भी कितनी होती है, 2n इज इक्वल टू 14 क्रोमोसोम रहते हैं, किसमें, पी प्लांट में, पी। तो ये मटर के बारे में स्टडी करता था, तो पी मतलब पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, इसके बारे में स्टडी करता था, इसमें कितने क्रोमोसोम थे, 14 क्रोमोसोम थे। 7 लक्षण ट्रू ब्रीड का निर्माण किया था, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्रू ब्रीड के बारे में जानते हैं हम लोग। इसके अलावा और भी चीज जानते हैं हम लोग, दूसरा और जानते हैं, है ना, यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो याद रखना 3:1 आती है, जबकि जीनोटिपिक रेशियो जो रहती है 1:2:1 आती है। तीसरा हम लोगों को याद रखना है डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसके भी हमें फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो जाना, फिनोटिपिक रेशियो होती है 1, इसका 9:3:3:1 होती है, जबकि जीनोटिपिक रेशियो होती है क्या, 1:2:1:2:4:2:1:2:1। तो ये होती है इसका जीनोटिपिक रेशियो किसका, डाईहाइब्रिड क्रॉस का, है ना। जब हम लोग और जानते हैं चौथा अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता जो देखे थे, तो अपूर्ण प्रभाविता में इसका रेशियो जाने थे हम लोग, अपूर्ण प्रभाविता या सहप्रभाविता, इन दोनों में, अपूर्ण प्रभाविता या सहप्रभाविता, इन दोनों में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो जो रहती है क्या रहती है, समान रहती है, मतलब 1:2:1, और इसमें भी क्या होता है 1:2:1। इसका भी सेम कहानी है, फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 1:2:1 है, और जीनोटिपिक रेशियो की भी बात करें तो भी क्या होते हैं 1:2:1 होती है। मतलब हम रेशियो को इधर ही लिख रहे हैं ताकि हमारा एक साथ याद रहे। 5वां नंबर और देखते हैं, लिथल जीन के बारे में जानते हैं। तो लिथल जीन के केस में फिनोटिपिक जो रेशियो होती है वो 3:1 तो होना चाहिए, लेकिन लिथल जीन के केस में वो 2:1 हो जाती है। तो कहीं पर 2:1 वाला रेशियो दिखाई देगा, मतलब मान के चलो वो कौन से जीन के बारे में बता रहे हैं, लिथल जीन के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं, लिथल जीन के बारे में, ठीक है। एक चीज और जानते हैं हम लोग, इसके अलावा हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर और मेंडल्स के से रिलेटेड पूरे वंशागतिकी के बारे में जाने थे, है ना। तो उसको हम लोग बोलते थे क्या, है ना, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम होती है, इसमें ऐसे जाने हैं, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, 2 क्रोमोसोम जो रहती है यहाँ पर किसके द्वारा जुड़ी रहती है, सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु द्वारा जुड़ी रहती है, गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु द्वारा। तो हम लोग क्या देखे थे यहाँ पर कि इस क्रोमोसोम में एलील रहते हैं, ये एलील है और ये एलील है, मान लो ये बी एलील है और यहाँ पर क्या है, स्मॉल बी एलील है।
तो हम जो पढ़े हैं वो एलिलिक इंटरेक्शन पढ़े हैं। एलिलिक इंटरेक्शन, एलिलिक इंटरेक्शन का मतलब दो एलिल्स के मध्य होने वाली क्रियाओं के बारे में पढ़े थे, जिसमें दोनों डोमिनेंट एलिल हो सकते हैं, दोनों कैपिटल वाले, कैपिटल ए वाले मतलब डोमिनेंट एलिल है, होमोजाइगस डोमिनेंट। कैपिटल ए स्मॉल ए पढ़े मतलब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और स्मॉल ए पढ़े मतलब ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव एलिल है। तो हम लोग एलिलिक इंटरेक्शन के बारे में पूरा पढ़े हैं, मतलब एलिलिक इंटरेक्शन में हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंसी पढ़े, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। दूसरा हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंसी पढ़े, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। और तीसरा हम लोग पढ़े हैं कोडोमिनेंसी। चौथा हम लोग पढ़े हैं मल्टीपल एलिल, मल्टीपल एलिल। पांचवा हम लोग पढ़े हैं पीलियोट्रॉपिक जीन। और जो छठवा जो हम पढ़े हैं इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। तो इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम लोग अभी है ना जानते हैं। इससे पहले एक चीज जानते हैं छठवें नंबर में, इसको हम लोग बोलते हैं लिथल जीन के बारे में भी जानते हैं, लिथल जीन। ये भी एलिलिक इंटरेक्शन के अंतर्गत आने वाले जितने भी उदाहरण हैं उसके अंतर्गत आता है, कौन, लिथल जीन। अब हम लोग एलिलिक इंटरेक्शन तो पढ़ लिए, अब दूसरा नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के बारे में बता रहा हूं मैं, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। तो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन क्या होती है जानते हैं। मतलब यहां पर क्या होता है, जब क्रोमोसोम पेयर में रहते तो होमोलोगस के आमने सामने वाले में एलिलिक वाले जीन रहते हैं, जबकि ये दोनों जब होंगे ए और बी की जब हम बात करेंगे, या यहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी की जब हम बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ए और बी, या तो स्मॉल ए और बी, चूंकि एक ही क्रोमोसोम में है ये भी एक ही क्रोमोसोम में है ये, तो इनके बीच में जब इंटरेक्शन होगा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो इसको नॉन एलिक इंटरेक्शन बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं लिंकेज में एक साथ जाने वाली जीन। तो नॉन एलिक इंटरेक्शन के एग्जांपल आते हैं, सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री जीन आती है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन आते हैं। और दूसरा आती है सप्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन आती है यहाँ पर। और तीसरा आती है एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस ये भी आते हैं। तो हमें याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन में जो फिनोटिपिक रेशियो होती है वो भी याद रखना, और यहाँ पर इधर भी फिनोटिपिक रेशियो क्या आती है जानना है, और इधर भी फिनोटिपिक रेशियो के बारे में जानना है। तो फिनोटिपिक रेशियो होती है यहाँ पर 12:3:4 होती है, जबकि यहाँ पर होते हैं 9:3:4 होते हैं यहाँ पर, यहाँ पर 12:3:1। तो इस रेशियो को भी हमें जानना है 4। तो इस रेशियो के बारे में भी हमें जानना है कि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में क्या होती है। एपिस्टेसिस में फिनोटिपिक रेशियो जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन के समान होती है, मतलब 12:3:1 होती है। और इसके एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पर याद रखना है एपिस्टेसिस का, जिसमें डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बारे में जानते हैं, एपिस्टेसिस। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या होती है, समर स्क्वैमस का मतलब कुम्हड़े का जो कलर आता है, कुम्हड़ा का कलर मतलब रंग किसका उदाहरण है करके एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा था। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का उदाहरण था वो, मतलब प्रभाविता का उदाहरण था। एपिस्टेसिस का मतलब होता है जो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होती है उसी को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंसी या एपिस्टेसिस। तो उसी का उदाहरण होता है कौन सा, कुम्हड़े का जो रंग है। तो ये भी पूछा गया था, नॉन एलिक इंटरेक्शंस में आती है ये पूरे। तो हम इससे पहले जो भी देखे रेशियो, इन सबको भी रेशियो को याद रखना, जनरली इन्हीं सबसे रेशियो पूछते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो ये भी रेशियो देखें उनको भी हमें जानना है। तो ये सब नॉन एलिक इंटरेक्शन के अंतर्गत में आती है, ठीक है। तो ये वाला जो क्लास है हमारा इतना तक ही है, और हम लोग जेनेटिक्स में बहुत सारा चीज जाने, एनसीईआरटी के पूरे पॉइंट को कवर किए हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन के प्रैक्टिस वाला सेशन फिर से आएगा, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो थ्योरी या जितने जानने वाली बातें थी उसको पूरा बताया गया है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ का यदि पीडीएफ चाहिए तो है ना, यहाँ पर नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं, और नेट जोन कवर्धा KWD को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। थैंक यू।